डॉक्टर साहब, यूएसए ने साउथ अफ्रीका के लिए 25 मिलियन डोजेज़ वैक्सीन के डोनेट किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वैक्सीन का रिएक्शन हो? चूँकि जैसा कि बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन वैक्सीन्स का रिएक्शन हो रहा नहीं, हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ना, भ्रम और भ्रांति है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। असल में हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी सिस्टम अगर फ़ेल हो रहा है तो इट इज़ नॉट द वैक्सीन फेलियर, इट इज़ इन फैक्ट फेलियर टू वैक्सीनेट। हम पूरी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, ये बुनियादी वजह है। और आपने चूँकि साउथ अफ्रीका का नाम लिया, साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ, बहुत पुअर। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आमतौर पे गुर्बत इतनी है, और ख़ास तौर से जितने शुमाली अफ्रीका और ये ममालिक हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से वो लोग, अब आप देखिए, यूरोप के अंदर लोग वैक्सीनेशन की मुखालफत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर शारिक अकील, चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर जेएनएम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। आज हम ओमिक्रॉन के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, जिसकी वजह से दुनिया फिर से खौफज़दा हो रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें इस बारे में बताएं कि ओमिक्रॉन क्या है, क्या बला है, क्या बीमारी है? नाजरीन, सामीन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो नया वेरिएंट आया है, 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ये पहली बार डिटेक्ट हुआ, और इसको उस वक्त WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, यानी जिससे ख़तरे की एक घंटी है, अलार्म है। अभी 24 नवंबर से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, 8-9 दिन हुए हैं। तो जितनी मालूमात अभी तक उसके बारे में है वो ये है कि ये, इसको नया नाम दिया है ओमिक्रॉन का। और अभी तक ये पता है कि पहली बात, तो बुनियादी बात मैं कहूँगा कि इससे बिल्कुल कतई घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह का कोविड वायरस है। डेल्टा वायरस ने तबाही ज़्यादा मचाई थी, लेकिन इस वक्त तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी इसका जो स्प्रेड है, वो डेल्टा वायरस से ज़्यादा तेज़ी से साथ होगा। असल में ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो हम नापते हैं आर वैल्यू से। तो जो क़यामत बर्पा की थी डेल्टा वायरस ने, उसकी आर वैल्यू तकरीबन 6 के करीब थी। इसकी आर वैल्यू 30 से ज़्यादा है। तो इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक दुनिया में, यानी आज मैं 3 दिसंबर को आपको बात कर रहा हूँ, अभी तक 375 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तकरीबन 30 कंट्रीज़ में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। और इसके सिम्टम्स और अलामात बहुत माइल्ड हैं, बहुत हल्की हैं। वो भी बता दूं मैं आपको, एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है और मसल्स में पेन होता है, और जैसे कि कोई भी वायरल इलनेस में होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसकी पहचान एक ये है कि इसमें जो टेस्ट और सूंघने की जो ताकत है, स्मेल और टेस्ट, वो नहीं जाती, वो बाकी रहती है, बरकरार रहती है। वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, और बहुत हल्का फीवर, अभी तक जितने पेशेंट्स में आया हल्का फीवर है। और दूसरी बात ये कि अब दुनिया भर में चूँकि वैक्सीनेशन बहुत हो गया, तो हिंदुस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 49% लोगों को, यानी आधी आबादी को 2 डोज़ लग चुकी हैं, और तकरीबन 80-85% आबादी को 1 डोज़ पूरी लग चुकी है। तो उस वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, और इन्फेक्शन जो कि पिछले 1.5 साल से है, तो उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो अच्छी खासी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका सख्ती से पाबंदी करें। डॉक्टर साहब, यूएसए ने साउथ अफ्रीका के लिए 25 मिलियन डोजेज़ वैक्सीन के डोनेट किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वैक्सीन का रिएक्शन हो? चूँकि जैसा कि बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन वैक्सीन्स का रिएक्शन हो रहा हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ना, भ्रम और भ्रांति है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। असल में हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी सिस्टम अगर फ़ेल हो रहा है तो इट इज़ नॉट द वैक्सीन फेलियर, इट इज़ इन फैक्ट फेलियर टू वैक्सीनेट। हम पूरी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, ये बुनियादी वजह है। और आपने चूँकि साउथ अफ्रीका का नाम लिया, साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ, बहुत पुअर। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आमतौर पे गुर्बत इतनी है, और ख़ास तौर से जितने शुमाली अफ्रीका और ये ममालिक हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से वो लोग, अब आप देखिए, यूरोप के अंदर लोग वैक्सीनेशन की मुखालफत कर रहे थे, है ना। जहाँ एफ्लुएंस है, जहाँ गुर्बत है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो, उनके पास डोजेज़ नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में जो फैला है वो इसलिए नहीं फैला, बल्कि साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन बहुत पुअर था। इस वक्त तक आपको मैं बताऊं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में पिछले 1 हफ़्ते के अंदर तकरीबन 60-70% केसेस यूरोपियन कंट्रीज़ से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में बेइंतहा लापरवाही देखी गई, और जब से ये कोविड
के प्रोटोकॉल ढीले हुए हैं, नरम हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से भीड़ निकली है, क्रिसमस सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से सड़कों के ऊपर, क्लब्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर भीड़ आई है, हम समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह वो है जिस वजह से ये फैल रहा है। एक बात ये समझ में आती है कि कोविड की शुरुआत अभी चाइना से होती है कि वहाँ से लैब के अंदर से वायरस लीक हो जाता है, तो ओमिक्रॉन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कैसे? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि चाइना की लैब से लीक होता है, ये तो अभी भी इसके ऊपर तफ्तीश हो रही है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ये बताना बिल्कुल साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। अभी तो हमें ये देखना है कि हम इंसानियत को कैसे बचा सकते हैं इससे। तो पहली बात तो मैंने आपसे बताई थी कि बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, वैक्सीनेशन को तेज़ी से बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएं जो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इससे हम अपने आप को महफूज रख सकें। देखिए 5 स्टेप्स हैं। आपने देखा साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, तो साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है इस पर कोटजी ने बहुत दिलचस्प बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बुनियादी साइंसी बात कही। उन्होंने कहा देखिए 5 स्टेप्स को आप वो कीजिए। सबसे पहले तो जो एट रिस्क ट्रैवलर्स हैं, जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी ज़बरदस्त स्क्रीनिंग करिए एयरपोर्ट पे। इस वक्त हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी ये किया है कि जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, अब देखिए जो कोविड पॉजिटिव है वो ओमिक्रॉन नहीं है, वो तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है, बिल्कुल अलग, ये इसका एक वेरिएंट है ना। देखिए पिछला जो डेल्टा आया था उसमें तकरीबन म्यूटेशंस हुए थे, 30 शुरू में 20, 15, 20, 22, फिर आगे तक पता चला कि 30 म्यूटेशंस। इस वायरस के तकरीबन 50 से ज़्यादा म्यूटेशन है, और 30 म्यूटेशन तो इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में है। इसका मतलब क्या है कि तेज़ी से अपना शेप बदल रहा है, तेज़ी से अपनी हैयत, अपनी कैफियत बदलता है, इसीलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। तो हम अभी तक तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी तक जो वैक्सीनेशन है वो प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान है, आया म्यूटेशंस के बाद ओमिक्रॉन जो शक्ल तेज़ी तब्दील कर रहा है उसमें ये वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं। लेकिन कुछ भी हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एट रिस्क ट्रैवलर्स को आइसोलेट करें। हमारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का अभी भी प्रोटोकॉल एयरपोर्ट्स पे ये है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें 1 हफ्ता, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, पॉजिटिव आए तब तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, अगर नेगेटिव भी हैं और बाहर से आ रहे हैं 1 हफ्ता उनको होम क्वारंटीन करना है, लाजमी उनको आइसोलेट करना है। दूसरा स्टेप है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, जो पॉजिटिव आया उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। मिसाल के तौर पे आपने देखा हिंदुस्तान में अभी 2 केसेस हैं जो कर्नाटक में हैं, उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स में जो मरीज़ आए हैं पिछले हफ्ता 10 दिन में, जिन लोगों से मिले हैं, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स वो उनको ट्रेस किया जाए और उनकी पूरी टेस्टिंग हो और जीनोम सीक्वेंसिंग हो। तीसरी चीज़ ये कि हम कोविड टेस्टिंग को बढ़ाएं। हम बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, हमारे मुल्क में ऐसा लग रहा था कि कोविड ख़त्म हो गया, शादियाँ बहुत तेज़ी से हो रही, फंक्शंस उसी तरह हो रहे, हज़ार 2-2 हज़ार लोग जमा हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हर चीज़ हो रही थी। तो अब हमें ज़रूरी है कि हम बिल्कुल भूल गए थे कोविड टेस्टिंग, फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी, लोग ये समझने लगे थे शायद कोविड ख़त्म हो गया। ये लापरवाही सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, कोविड टेस्टिंग को बढ़ाएं और हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करें। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता दूसरी वेव के अंदर जो हालत हुई थी कि हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, ये सूरत हाल ना हो, तो हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करें। फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है अभी तक ये पता चला है कि इसमें ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं हो रही। कोविड के जो 375 केसेज आए हैं उसमें कोई सीरियस नहीं हुआ, कोई डेथ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं हो रही, तो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। और दूसरा ये है, सबसे बड़ा जो स्टेप है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के मुआफ़िक़ हम अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारें, मास्क लाजमी करें, भीड़ भाड़ से बचें, इकट्ठे ना हो, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, हाथ को धोते रहें, जो कोविड बिहेवियर था। ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम वैक्सीनेशन की वजह से हिंदुस्तान इस वक्त तक हम कह सकते हैं कि काफ़ी महफूज है, लेकिन हमारे यहाँ जो आम आबादी है वो बड़ी तेज़ी के साथ फेस्टिवल सीज़न के अंदर लापरवाह हो जाती है। जैसे हमने अभी पिछले कुछ फेस्टिवल्स में देखा, दिवाली और दशहरा के बाद अब जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है क्रिसमस का और न्यू ईयर का, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत। RT-PCR के ताल्लुक से भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ड हैं। RT-PCR से क्या कोविड को डिटेक्ट किया जा सकता है? देखिए RT-PCR से हम कोविड को डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये तो पता चलता है कि कोविड है। फिर एग्जैक्ट कौन सा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो है जिसको हम इस वक्त जिसके बारे में बात करें, वो जीनोम सीक्वेंसिंग से मुमकिन है। और जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक पुणे में होती थी, अब दिल्ली में भी हो रहा है, और बड़ी आसानी से जो मुश्तबा लोग हैं जिनके ऊपर हमें डाउट ज़्यादा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनको बड़ी आसानी के साथ पहले RT-PCR करके और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लिसनर्स को बहुत कीमती बातें ओमिक्रॉन के ताल्लुक से बताई।